नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल एग्जाम्स फाइटर्स में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था टॉपिक के अंतर्गत यूएनओ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। डब्ल्यूटीओ की आज बात करने वाले हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो इस टॉपिक के बारे में आप लोग भी थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज हम लोग इस पे थोड़ा सा उससे आगे विस्तार से बात करेंगे, थोड़ा और उसके चीज़ों को समझेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूटीओ को। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं 1940 उसी के दशक, तो वर्ल्ड वार 2 के बाद जब यूएनओ की स्थापना हो रही थी। यूएनओ की स्थापना कब हो रही थी दोस्तों? 1945, ठीक है। उसके बाद उसी समय में हमारा आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक सब आया और उससे आगे चल करके 1946 से इसका जो बैकग्राउंड था इसकी स्थापना का वो स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। आईएलओ इस संगठन की स्थापना होने की बात हो रही थी, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उस समय के 51 देश जो उस समय बैठक करके इसकी स्थापना करने के पक्ष में थे, सहमति नहीं बन पाई, तो ये नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद भी 23 देशों ने, 23 कंट्रीज, उस समय के 23 कंट्रीज हवाना चार्टर इसको बोलते हैं, हवाना बैठक में फिर वहां पर ये सहमति बनी, 23 देशों ने साइन किया। हालांकि फिर आगे चल करके और लोगों भी ने साइन कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे इसकी स्थापना हो गई। उस समय में डब्ल्यूटीओ की पूर्ववर्ती संस्था जो है, पूर्ववर्ती जो भी एग्रीमेंट था वो गैट, ठीक है। गैट का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ चुका है, तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद आगे सहमति बनी और 7 अप्रैल नहीं, इसका जो डेट है 1 जनवरी 1948, 1 जनवरी 1948 को इसकी स्थापना हुई 23 देशों के साइन करने से। हालांकि फिर आगे चल करके ये 51 जो भी कंट्रीज थे जिनके बीच ये बैठक हो रहा था आईएलओ को लेकर के, वो लोग भी सिग्नेचर कर दिए और धीरे धीरे विश्व के अन्य देश भी इसमें जुड़ने लगे और फाइनली 96 कंट्रीज ने इसमें जुड़ चुके थे, जब तक कि ये डब्ल्यूटीओ में परिवर्तित नहीं हो गया, ठीक है। गैट जो था, जनरल एग्रीमेंट, देख रहे होंगे कि जनरल एग्रीमेंट है ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। टैरिफ्स मतलब समझते होंगे आप लोग दोस्तों, प्रशुल्क दर, मतलब इंपोर्ट रेट, एक्सपोर्ट रेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका टैरिफ्स, जो इसको बोलते हैं प्रशुल्क। तो उसको और व्यापार, ये दोनों को संबंधित लेकर के एक ये आम एग्रीमेंट था, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट था, जिसके तहत की कुछ कंडीशंस थे कि विश्व की अर्थव्यवस्था को, पूरे विश्व को तेजी से अगर विकास करना है तो सभी देशों को साथ मिलकर के चलना होगा, व्यापार थोड़ा मुक्त रखना होगा, ताकि एक देश के पास जो तकनीक है, उपलब्ध जो साधन है, तो वो अन्य लोग उसका फायदा उठा सके। अभी हालांकि आप लोग इस चीज को अभी आप लोग कोरिलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर जो व्यापार जो फैलता है तो किस तरह से सभी को बेनिफिट होता है। ये देखिए कि अभी का जो कंडीशन आप लोग देख रहे हैं, जो कोरोना चल रहा है, तो इसमें क्या देख रहे हो कि जो शहरी क्षेत्र है वहां पर सब्जी वगैरह जो है वो काफी उसका रेट बढ़ चुका है, लेकिन वही उल्टा हो गया है गांव में। गांव में क्या हो गया है कि सब्जी वगैरह का रेट बिल्कुल गिर गया है। कारण क्या है कि अभी वहां पे क्या बोल सकते हैं इसको, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, मतलब लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। तो जो, चूंकि ये तो उत्पादन हो रहा है गांव में ही, अब गांव में उत्पादन हो रहा है तो जितना उत्पादन हो रहा है वो गांव में खपत तो होना नहीं है। तो वो लोग क्या करते थे, मार्केट लाते थे तो उसको क्रेता मिल जाते थे, ठीक है, तो उसका कीमत थोड़ा बढ़ जाता था। अभी क्या हो रहा है, मार्केट में, शहरों में सप्लाई कम हो रहा है, डिमांड अधिक है, यहाँ का रेट बिल्कुल हाई हो गया, क्योंकि वहां से सामान आ ही नहीं पा रहा है। और वहां पे क्या हो रहा है, सप्लाई अधिक हो गया, डिमांड कम है। तो वहां पे जब सप्लाई अधिक हो गया, डिमांड कम है, तो वहां पे क्या हो गया, कीमत बिल्कुल गिर गया है,
ठीक है, आप लोग कई बार देखते होंगे रांची के या पास में है बुंडू की भाई, जब रेट इस तरह होता है तो टमाटर लोग सड़क पे फेंक देते हैं विरोध के तौर पर। तो ये भी मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि टैरिफ से क्या था कि अगर ये इसलिए इसको लगाम लाने की कोशिश किया गया क्योंकि बहुत सारे उस समय देश सभी क्या हो रहा था, विश्व युद्ध हुआ था, सभी एक दूसरे से बिल्कुल, कुछ लोग में दोस्ती था कुछ में दुश्मनी था। तो वो उसको भूल करके अब विश्व अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए इन सब चीजों को छोड़ करके एक लगाम लगाया जाए कि ऐसा नहीं कि वो मेरा मित्र है उस पर हम आयात टैक्स मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे, लेकिन जो दुश्मन राष्ट्र है उसका कितना भी अच्छा प्रोडक्शन हो, उसका कितना भी कुछ सस्ता में दे, उसका आने नहीं देंगे। ठीक है, जो चीज मान के चलिए इस कंट्री में 100 रुपये में बन रहा है, ठीक है, अगर मान के चलिए पाकिस्तान में कोई चीज अच्छा बन रहा है या चाइना में अच्छा बन रहा है, तो इसका मानना था कि कहीं से भी अच्छा बने, व्यापार मुक्त होना चाहिए, सभी को लेन देन करे और सभी को प्रॉफिट उठाए। अगर इंडिया में कोई चीज 100 रुपये में प्रोडक्शन कॉस्ट हो रहा है, अगर वही चीज चाइना 10 रुपये में बना रहा है, तो ऑब्वियस है कि वो हमें कितना में देगा, 10 से तो 20 रुपये में देगा। तो फिर भी हम लोग के हमारे जो लोग होंगे वो फायदे में होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से था। लेकिन अगर मान के चलिए इंडिया उस पर दोहरी नीति अपनाए कि नहीं भाई वो हमारा अपोजिट पार्टी है, तो उस पर भाई उसका 10 रुपया कॉस्ट पड़ रहा है, लाते लाते 20 रुपया, तो उसका आयात आयात शुल्क लगा दो भाई, 80 रुपया बराबर कर दो, या फिर 100 रुपया लगा दो भाई, उससे रेट महंगा करवा दो। तो ये था कि लोग द्वेषपूर्ण भावना को छोड़ करके सभी मिल करके काम करें ताकि सभी को, पूरे विश्व को फायदा हो। ठीक है, तो ऐसा था कि ये सब कुछ कुछ अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका उद्देश्य क्या क्या था। ठीक है, कि एमएफएन में तो आप लोग जो बताओ, एमएफएन मोस्ट फेवर्ड नेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं परम मित्र राष्ट्र, ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप लोग कई बार अभी तक सुन चुके होंगे कि इंडिया ने पाकिस्तान को एमएफएन का दर्जा दे दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक नहीं दिया है। ठीक है, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन में क्या होता है कि अन्य जो भी विश्व है, ये सिर्फ जो कंडीशन है वो सिर्फ विकासशील देशों को, अल्प विकसित देशों को कुछ हद तक छूट दिया गया है कि वो किसी से थोड़ा सा किसी को बेनिफिट देने के लिए वो सक्षम है। ठीक है, क्योंकि विकासशील में हम लोग जान रहे हैं कि उसका जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा पिछड़ा होता है विकसित देशों की तुलना में, तो इसलिए इन्हें थोड़ा सा छूट रहता है, अल्प विकसित देशों को और भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो हमें ये अधिकार है कि किसी किसी देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दे, और अगर विश्व के सभी देशों को, अगर आयात शुल्क हम लोग रखे हैं कि मोबाइल पे अगर आयात शुल्क 10% है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अमेरिका से जो मोबाइल आएगा उस पर 10% लेंगे, चाइना पे से जो आएगा उसको 20% लेंगे, और कोई और कंट्री मान लीजिए पाकिस्तान से कोई आएगा तो उससे 50% ले लेंगे। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, मतलब जो मैक्सिमम होगा वो सभी के लिए होगा। इंडिया एमएफएन मतलब विकासशील है, इसलिए अभी फिलहाल में कुछ छूट है कि फिलहाल में कि किसी किसी को एमएफएन दे सकता है, कुछ लेस कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो हाईएस्ट होगा वो सभी के लिए होगा। ठीक है, तो इस टाइप का था। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन ये है कि परम मित्र राष्ट्र, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट उस समय में था कि कोई भेदभाव नहीं, जो है वो सबके लिए है। अगर 10% रखे हैं तो वो मोबाइल कहीं से भी आएगा तो उस पर 10% ही है, आप आयात शुल्क लेंगे। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन था, ये लाना था। ठीक है, दूसरा था क्या चीज कि घरेलू उद्योगों को भी संरक्षण देना है, कि ऐसा नहीं है कि लोग दूसरे देश पे पूरे तरीके से डिपेंड हो जाए। तो इससे बचने के लिए भी था कि लोगों अपने यहाँ घरेलू उद्योग, कोई भी विश्व है कोई भी देश है तो वो अपने यहाँ घरेलू उद्योग को संरक्षण देने का विभिन्न तरह का जो उपाय है, हथकंडा है, उसको अपनाता है। और उसके लिए वर्ल्ड बैंक भी WTO भी कहता है कि आप ऐसा कुछ हद तक कर सकते हैं, ताकि क्या हो कि आपको कम दाम पे मिलता भी रहे और साथ साथ में आप अपने आप में निर्भर बनने के राह में भी हो, कि आप इस पे निर्भर बने। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से किसी पर डिपेंड हो जाए और कल को वो कोई भी चीज 100 रुपए का चीज 1000 रुपए में डिमांड करने लगे, मांगने लगे, तो हम लोग को मजबूरी बस देना ना पड़े। ठीक है, इसके लिए ऐसा है। ठीक है, तो इसका प्रावधान कच्ची कच्ची है। तो इसका प्रावधान था कि एक तो एमएफएन मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये वाला सभी पे लागू करवाना। दूसरा था लिस्टिंग करवाना, शेड्यूल कर देना टैरिफ वगैरह का।
ठीक है। उसके बाद इसका था कि आपको इस पे कुछ कुछ इसका अपवाद भी था। मतलब अपवाद ये था कि घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आप सब्सिडी का प्रयोग कर सकते हैं। सब्सिडी आप लोग जानते होंगे, सब्सिडी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ प्राइमरी सेक्टर्स, प्राइमरी में भी एग्रीकल्चर और फिशरी, इसमें आप प्रयोग सब्सिडी दे सकते हैं अपने उद्योग को संरक्षित करने के लिए। ठीक है। तो अपवाद स्वरूप था कि, और इसमें क्या चीज था कि आप किसी भी देश पे क्वांटिटेटिव मतलब कि मात्रात्मक प्रतिबंध आप नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोई भी जैसे मान के चलिए चाइना है, कि चाइना से हम लोग सिर्फ, चाइना अधिक से अधिक इंडिया में साल भर में 1 लाख मोबाइल ही बेच सकता है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। या फिर चाइना ये नहीं कर सकता कि इंडिया से कुछ भी 1 साल में 10 क्विंटल आम ही आएगा। जितना भी आप सेल करना चाहे आप कर सकते हैं, जैसा आपका डिमांड होगा आप कितना सेल कर पाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो आप मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, ये इसके प्रावधानों में था और इसको सभी को एक्सेप्ट करना था। हाँ, आप क्वालिटी से आप उसके आधार पर आप प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले हुआ था कि यहाँ से इंडिया का अचार वगैरह बड़ा फेमस है, तो ये यूरोप गया हुआ था, तो उस अचार में क्या हुआ था, छिपकली का पूंछ निकल गया था। अब उसको लेकर के ब्रिटेन चला गया WTO, तो उसके आधार पर कितने साल तक प्रतिबंध रहा है यहाँ का अचार, चटनी वगैरह, चटनी में निकला था तो वो बहुत दिन प्रतिबंध रहा। ठीक है। आम है, आम में कीड़ा निकल गया, उसको लेकर भी हाल फिलहाल लगता है 2-3 साल पहले ही इस पर काफी बवाल हुआ है। उसके बाद फिर धीरे धीरे समझौता हुआ, फिर वो ओपन हो गया। ठीक है। तो क्वालिटी के आधार पर आप प्रतिबंध कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी के आधार पर मतलब मात्रात्मक प्रतिबंध आप नहीं लगा सकते हैं। ये इसका ये एक प्रावधान था। और तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के गैट अपना काम कर रहा था। गैट में फिर काफी दौर चले। ये याद रखिएगा कि गैट का पूछता है कि कौन कौन सा दौर चला या फिर इनमें से कौन सा दौर शामिल नहीं है गैट का। तो इसमें एक आपका कैनेडी दौर चला था। ठीक है। एक आपका फिर चला टोक्यो दौर, कैनेडी दौर, और एक लास्ट बोलते हैं उरुग्वे दौर। ठीक है। उरुग्वे दौर के 8वां जो दौर चल रहा था, इसका 8वां दौर की समाप्ति होती है 1994। ठीक है। 1994 में, और आगे चल करके यही उरुग्वे का जो 8वां दौर था, इसी में समझौता हुआ कि अब गैट को परिवर्तित कर दिया जाए WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। और ये फिर इसकी स्थापना WTO में इसको परिवर्तित कर दिया गया 1 जनवरी 1995। ठीक है। WTO में परिवर्तित कर दिया गया, हेडक्वार्टर वही रहा इसका। पहले भी जो गैट का जो हेडक्वार्टर रहा जिनेवा, वही हेडक्वार्टर अभी भी है WTO का, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है। फिर था इसका जो प्रावधान था कि विश्व व्यापार को किस तरीके से बढ़ाया जाए, वही इसका भी उद्देश्य इसका भी यही रहा। ठीक है। सारे फंक्शंस भी यही रहे। अब था कि WTO का प्रशासन, आप लोग देखिएगा इसको अच्छे तरीके से कि WTO का भी प्रशासन कैसे चलता है। WTO की संस्था के ये 3 पार्ट्स इसको हैं। जैसे कि पहला बोल सकते हैं हम लोग, इसका बोलते हैं सबसे जो हेड है आपका मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ये इसका बोल सकते हैं एपेक्स संस्था है कि यहाँ पे सारे देश के जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, WTO के मेंबर्स की कुल संख्या है 164, और इसके
सबसे जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट जो कंट्री इसमें सबसे लेटेस्ट ऐड हुआ है वो है अफगानिस्तान। ठीक है, तो मंत्री स्तरीय सम्मेलन इसका है कि विश्व जो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उसके मंत्री आते हैं, जो भी प्रतिनिधि के तौर पर जो कंट्री भेजे, फिर वो उसमें भाग लेते हैं और अपना डिसाइड करते हैं कि इस पे आगे क्या सुधार होना चाहिए, कैसे ये इसका संचालन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो है वो है सचिवालय। इसके दैनिक कार्यों के देखरेख के लिए सचिवालय है, और इसका जो प्रमुख होता है इसको बोला जाता है डीजी, डायरेक्टर जनरल, या फिर इसको महानिदेशक भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि वर्तमान में अभी रॉबर्टो कौन है, एजविडो, ये इसके में अभी फिलहाल में महानिदेशक है। और तीसरा जो है कि बहुत सारा कमेटी है इसका, डब्ल्यूटीओ की बहुत सारी कमेटीज हैं, कि गुड्स के लिए एक अलग कमेटी है, सर्विसेज के लिए अलग है। ठीक है, इसी तरह सारा कुछ है, ट्रेड के लिए अलग है, और एक बहुत महत्वपूर्ण है ट्रिप्स। ये जो आप लोग पेटेंट कॉपीराइट वगैरह सुनते हैं उससे संबंधित है ट्रिप्स, और इसमें अब आगे इसको बता देते हैं, ये पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, कि क्या क्या है इसका, दो तरीके से पूछा जाता है कि इसको मान्यता देने वाली कौन सी संस्था है, या फिर आप कोई चीज का कॉपीराइट कराना चाहते हैं तो उसको मान्यता देने की संस्था कौन सी है, कौन सा संस्था आपको इसकी मान्यता देगी। और दूसरा है कि किसको क्या बोलते हैं, जैसे कि आप इंटेलेक्चुअल जो भी है, जैसे कि आप बुक्स लिखें, ठीक है, तो उस पर आपका क्या होगा, ट्रेडमार्क मिलेगा, कॉपीराइट मिलेगा, पेटेंट होगा, क्या होगा, जीआई टैग मिलेगा, क्या मिलेगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं आराम से ट्रिप्स को। ट्रिप्स देख लीजिए, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए आपका कोई बुक वगैरह लिखे हैं, या फिर कुछ और भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, तो उस पर आपको मिलता है कॉपीराइट। ठीक है, इसका कॉपीराइट नहीं होगा, इसका ये जो मार्कर बनाया है इसको क्या मिलेगा, इसका मिलेगा ट्रेडमार्क, इस कंपनी को जो भी है। ठीक है, तीसरा जो होगा वो होता है कोई चीज अगर आपने खोज किया है तो उस पर होगा आपका पेटेंट। फिर नेक्स्ट आपका कि किसी विशेषता के लिए जीआई टैग दिया जाता है, जो कि किसी खास क्षेत्र में ही मिलता है, या फिर उसकी विशेषता जैसे ही वो होता है तो वो किसी खास क्षेत्र में ही प्रचलित है। जैसे कि झारखंड के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो अभी कोहबर और सोहराय जो कि यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकारी है, उसको जीआई टैग मिलने के प्रक्रिया लगभग लास्ट हो चुकी है। देखिए ये फाइनल कब तक हो जाता है। कोहबर और सोहराय याद रखिएगा, इसको जीआई टैग मिलने वाला है। जैसे रसगुल्ला के लिए भी देख सुनते होंगे आप लोग कि इसके लिए बंगाल और उड़ीसा में काफी विवाद रहा, रसगुल्ला की कहाँ की मिठाई है ये। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए, ये टैग हो गया। एक होता है औद्योगिक डिजाइन, जैसे आप लोग गाड़ी वगैरह जो देखते होंगे, कार वगैरह, बाइक, तो सारा का मॉडल, कोई भी दो कंपनी का मॉडल एक जैसा नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें अलग होगा, हालांकि एक ही टाइप का होता है। आजकल लोग उसको वैसे कॉपी पेस्ट बोल सकते हैं, उसको चोरी करना सीख गए हैं कि थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिए और उसी टाइप का मॉडल बना दिए, जो कि मार्केट में काफी डिमांडेबल है। ठीक है, औद्योगिक डिजाइन एक इसका भी ये होता है, इस पे भी अधिकार मिलता है। और इतना हो गया औद्योगिक डिजाइन। एक हो गया आपका आईसी अभी चलता है, इंटीग्रेटेड, जो कि अभी ये जो क्रांति आया है कंप्यूटर वाला, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। ठीक है, तो इस पे भी अधिकार मिलने लगा है। और जो लास्ट है इसको बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट्स। ठीक है, ट्रेड सीक्रेट्स में आता है कि व्यापार की सीक्रेट्स समझ रहे होंगे, सीक्रेट्स। तो इसके अंतर्गत बहुत सारा आता है कि ऑर्गेनाइजेशन आपको कैसे चलाना है,
ठीक है, किस तरीके से आपको फंडिंग लाना है, एडवर्टाइजमेंट का तरीका कुछ इसी टाइप का है। तो वो सब अपना ट्रेड सीक्रेट के अंतर्गत आता है। और ये सब सारा किसके अंतर्गत काम करता है? ट्रिप्स। और ट्रिप्स किसके अंतर्गत काम करता है? तो WTO। ठीक है, अब WTO को फिर से देख लीजिए कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 1948। ठीक है, सॉरी, और ये सबसे बीच में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये सब WTO जो मैंने अभी पढ़ाया है, इससे पहले जो यूएनओ, IMF, वर्ल्ड बैंक हो चुका है, इससे संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे एग्जाम फाइटर ऐप में मिल जाएंगे। आप लोग उसको इंस्टॉल कीजिए, आराम से उसमें अपेयर कीजिए, क्विज में भाग लीजिए और ओवरऑल रैंकिंग देखिए, इधर भी वीडियो देखिए और वहां पे भी क्विज देखिए। कंप्लीट आप लोगों का तैयारी इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो WTO के नजर में देख लीजिए 1 जनवरी 1948 को इसका स्थापना होता है। हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा में। ठीक है, मेंबर कंट्रीज, मेंबर कितने हैं? तो मेंबर है आपके 164। सबसे जो लेटेस्ट जुड़ा है वो है अफगानिस्तान। ठीक है, यही पूछता है इंडिया कब जुड़ा था, तो इंडिया भी 48 में ही इसमें शामिल हो गया था। ठीक है, कब? इस समय 48 के समय में ये था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, तो ये हो गया मुख्य मुख्य बात, इतना सारा कुछ। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसमें इतना काफी है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ दूसरे टॉपिक के साथ।